पौ अभी पूरी तरह फटी भी नहीं। वातावरण में धुंधल का शेष है। दास साहब नंगे पैर हरी धूप पर चहलकदमी कर रहे हैं। ओस भीगी धूप पर घूमने से केवल नेत्रों की ज्योति ही नहीं बढ़ती, मन मस्तिष्क में भी ऐसी तरावट आती है कि सारा दिन आदमी तनाव मुक्त होकर काम कर सकता है। मन शांत, चित्त प्रफुल्लित। पांडे जी भी साथ हैं दास साहब के। भोर का सुहाना समा, ठंडी बयार और सुकून देने वाला दास साहब का साथ। फिर भी चिंता और परेशानी की लकीरें हैं कि पांडे जी के चेहरे से मिट नहीं रही। लोचन बाबू के घर रात 2 बजे तक होने वाली बैठक का पूरा ब्यौरा सुनाने के बाद भी जैसे बोझ हल्का नहीं हुआ पांडे जी का। आज ही अप्पा साहब से मिलने वाले हैं लोचन बाबू, और लगता है इस बार पहले की तरह मानने वाले भी नहीं ये लोग। सुकुल बाबू के कारण यह चुनाव ही काफी बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। जरूरत तो इस समय यह है कि सब लोग एकजुट होकर काम करें। सो मदद तो दूर, एन इसी मौके पर स्वर में शोभ इतना गहरा हो गया कि बाकी शब्द उसी में डूब गए। बात बहुत ध्यान से ही सुन रहे हैं दास साहब, और मन में कई गहरे उतर भी रहे हैं, पर चेहरे पर किसी तरह का कोई विकार नहीं, कोई प्रतिक्रिया भी नहीं। 85 लोग समर्थन करने जा रहे हैं लोचन बाबू का। बहुत आशावादी है लोचन। अच्छा है, इस उम्र में आशावादी होना चाहिए व्यक्ति को। मात्र उम्मीद की डोर से बंधा हुआ आदमी भी बहुत कुछ कर गुजरता है कभी कभी। पांडे जी इस समय इस तरह की प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा नहीं कर रहे। सीधे ही पूछा, लोचन से मिलेंगे आप? समय तय करूं? अप्पा साहब से शायद इस पर। पांडे, बात बीच में ही तोड़ दी दास साहब ने। तुम्हें सरोहा चुनाव क्षेत्र की जिम्मेदारी दी है, तुम उसे ही संभालो। इधर की चिंता से अपने को परेशान करने की जरूरत नहीं। बहुत चौकस रहते हैं दास साहब की हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी और अधिकार की सीमा के भीतर ही रहे। उसमें जहां तक संभव हो दास साहब हस्तक्षेप नहीं करते, पर दूसरे भी अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करे, इसकी छूट कतई नहीं देते। पांडे जी का यह काम जरूर है कि शहर के हर कोने में होने वाली गतिविधि की सूचना दास साहब को दे, पर मात्र सूचना दे। उनसे दास साहब पर होने वाली प्रतिक्रिया जानना या दास साहब की योजनाओं को जानना उनके अधिकार की सीमा में नहीं आता। हाँ, सरुआ का काम उन्होंने खुद पांडे जी को सौंपा है, पूरे विश्वास के साथ और पूरे अधिकार देकर। सो बात को उसी प्रसंग पर लाकर उन्होंने पूछा, सरुआ में भाषण 15 तारीख को है ना? यानी परसों? जी हाँ। तैयारी? घरेलू उद्योग योजना का प्रचार पूरे जोर शोर के साथ हो रहा है। हमारे लोग घर घर जाकर समझा रहे हैं और फॉर्म भरवा रहे हैं। लोगों की प्रतिक्रिया? कुछ लोगों के मन में बहुत उत्साह है, कुछ के मन में अविश्वास भी कि बातें तो कब से सुन रहे हैं, कुछ होएगा जाएगा भी या नहीं। कागजी योजनाएं अविश्वासी तो बना ही देती हैं लोगों को। पांडे जी को लगा जैसे योजना के कागज तक रह जाने के लिए वे ही जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं। सफाई देते से बोले, पर इस मद के लिए। खैर छोड़ो, बीती बातों पर व्यर्थ ही समय नष्ट नहीं करते दास साहब। 2 बातों का ध्यान रखा गया है ना। इस योजना में पंचायत कहीं नहीं आए। असंतुष्ट हैं लोग पंचायत से। जी नहीं, एक अलग दफ्तर की व्यवस्था की गई है।
सरकार का सीधा नियंत्रण रहेगा उस पर। इस योजना का अधिक से अधिक लाभ हरिजनों और खेत मजदूरों को ही मिले। आप निश्चिंत रहें। तुम्हें काम सौंपने के बाद मैं निश्चिंत ही रहता हूँ। जितना सोचता हूँ उससे अधिक ही संतोषजनक मिलता है तुम्हारा काम। और दास साहब ने स्नेह और प्रशंसा में भीगी हुई एक ऐसी नजर डाली कि पांडे जी भीतर तक पुलकित हो गए। काम करने वाले को भरपूर श्रेय तो देते ही हैं, मौका आने पर यथासंभव पारिश्रमिक देने में भी नहीं चूकते दास साहब। सुकुल बाबू की मीटिंग बर्खास्त होने का धूल धक्कड़ अभी बैठा भी नहीं था कि गांव में एक नई चहल पहल शुरू हो गई। दूसरे दिन सवेरे से ही गली गली और घर की दीवारों पर घरेलू उद्योग योजना के पोस्टर चिपकने लगे और शाम तक यह स्थिति हो गई कि जिधर नजर उठाओ मुस्कुराते हुए दास साहब और नीचे योजना की रूपरेखा। मानो उनकी मुस्कान से ही बहकर निकल रही है योजना। 5-7 स्वयंसेवक किस्म के लोग घर घर जाकर विस्तार से इस योजना के बारे में समझा रहे हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं और साथ ही ये बताना भी नहीं भूलते कि 15 तारीख को मुख्यमंत्री स्वयं आ रहे हैं इस योजना का उद्घाटन करने। 2 कमरों के छोटे से घर में जो अस्थायी दफ्तर बना है, वहां सवेरे से शाम तक तांता लगा रहा है लोगों का। जिस मुस्तैदी से काम हो रहा है उससे तो लगता है कि हफ्ता बीतते न बीतते हर घर में एक छोटा मोटा उद्योग खुल जाएगा और देखते देखते ये गांव सदियों की दलिद्र से मुक्ति पा जाएगा। चंद दिनों में ही गांव का सारा माहौल बदल दिया है इस योजना ने। लोगों की बातचीत का विषय भी यही, सोच का विषय भी यही। हाँ, गांव में एक दल ऐसे लोगों का भी आया हुआ है जो सरेआम इस योजना की चिंधियां बिखेर कर लोगों को आगाह कर रहा है और बीसू की मौत को भरसक जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। बीसू मर गया, कोई बात नहीं, पर बीसू की मौत का प्रसंग मर गया इस समय, तो वे कैसे जिंदा रहेंगे। अजीब रस्साकशी मची हुई है गांव में। और आज तो यह रस्साकशी अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई। मुख्यमंत्री दास साहब आ रहे हैं गांव में। एक तरफ उनके स्वागत की तैयारियां हो रही हैं जोर शोर से। सादगी पसंद दास साहब की सख्त हिदायत के कारण किसी तरह का कोई तामझाम तो नहीं, पर हाँ उत्साह भरपूर है और चारों ओर उत्साह फैलाने का प्रयत्न भी भरपूर है। गांव में नए चेहरों की बाढ़ सी आ गई है। काफी संख्या में पुलिस भी उतर आई है, कुछ सरकारी वर्दी में, कुछ सादी वर्दी में। सुकुल बाबू के भाषण वाले दिन से दुगनी गहमा गहमी है आज। स्वाभाविक भी है। कुर्सी से उतरे हुए मंत्री और कुर्सी पर बैठे हुए मंत्री में कितना अंतर होता है। दूसरी तरफ काली झंडियों और बड़े बड़े पोस्टरों का अंबार लगा हुआ है जिसमें आगजनी और बिसु की मौत का जवाब मांगते हुए बड़े तेज और तीखे नारे लिखे हुए हैं। गांव के अधिकतर लोगों के लिए यह सारा तमाशा जुम्मन पहलवान के अखाड़े में होने वाली कबड्डी से कम दिलचस्प नहीं। ठीक समय से कुछ पहले ही दास साहब की गाड़ी आ पहुंची। आगे पीछे और गाड़ियां भी हैं, पर सीधे मंच की तरफ नहीं बढ़ी दास साहब की गाड़ी। पहले पहुंची बीसू के घर। साथ आए लोग अजीब असमंजस में हैं। निर्धारित कार्यक्रम में तो यह सब था ही नहीं, पर जो उन्हें निकट से जानते हैं उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होता ऐसी बातों से। वे जानते हैं कि दास साहब का इंसानियती तकाजा हमेशा निर्धारित कार्यक्रमों को इसी तरह तोड़ता मरोड़ता रहता है। गाड़ी नहीं जा सकती घर तक,
इसलिए कहा गया कि हीरा को यही ले आते हैं। पर दास साहब ने बात अनसुनी कर दी। गाड़ी से उतरे और सधे कदमों से आगे बढ़ लिए। साथ आया अमला और कुछ वहीं के लोगों की अच्छी खासी भीड़ भी साथ हो ली। दास साहब पहुंचे उसके पहले ही लोग जाकर हीरा को निकाल लाए। बेचारा एकदम भौचक सा, समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे क्या करे। दास साहब ने सहानुभूति से पीठ पर हाथ रखा तो बस दो बूंद आंसू आंखों से चूकर झुर्रियों में समा गए। बहुत अफसोस हुआ बिसेसर का, पर अब हौसला रखो, दास साहब ने बहुत धीमे से कहा और हीरा को उसी तरह कंधे से थामे गाड़ी की ओर ले चले। गाड़ी तक आकर हीरा बेचारा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कहा उसने कुछ नहीं, पर बेतरह कातर बेहद कृतज्ञ हो आया था वह। दास साहब खुद उसके घर आए, ऐसा मान तो न उसे जीवन में कभी मिला, न आगे ही कभी मिलेगा। लेकिन दास साहब ने जब उससे गाड़ी में बैठने को कहा तो एकदम हक पका गया। जिंदगी में कब नसीब हुआ है उसे गाड़ी में बैठना, और वह भी दास साहब की गाड़ी में। न ना करते बन रहा था न बैठते बन रहा था, पर दास साहब ने कंधा पकड़े पकड़े एक तरह से भीतर की ओर ठेल ही दिया। बेहद सकुचाते हुए सिमट कर एक कोने में बैठ गया बेचारा। बगल में दास साहब। गांव की भीड़ बड़ी हुलस कर देख रही है यह सब दृश्य। दास साहब के इस बड़प्पन के आगे सभी नतमस्तक हो आए हैं। बड़े बूढ़ों को तो शबरी और निषाद की कथाएं याद हो आई। किसी किसी को ईर्ष्या भी हो रही है हीरा से। बेटे तो जाने कितनों के मरते हैं, पर ऐसा मान। मंच पर भी हीरा को अपने साथ ही ले गए दास साहब। पांडे जी खुद बड़े असमंजस में पड़े हुए हैं इस सब से। दास साहब ने खुद हिदायत दी थी कि गांव में उनके आगमन और भाषण का प्रचार घरेलू उद्योग योजना के साथ जोड़कर ही किया जाए। बिसु की मौत और चुनाव की बात को इतनी अहमियत न दी जाए। लेकिन अब इधर दर्शकों की भीड़ में काली झंडियां और पोस्टर लिए जो लोग बैठे हैं, वे लोग भी बीसू का नाम लेकर ही नारे लगा रहे हैं। नारों से विरोध का माहौल तो खास नहीं बन रहा, पर बीसू का नाम रह रहकर हवा में जरूर गूंज रहा है। पिछले 5 दिनों से पांडे जी ने रात दिन एक करके एक ही काम किया था। सुकुल बाबू के सारे पोस्टरों के ऊपर दास साहब के पोस्टर चिपकवा दिए और घर घर में बीसू की मौत की जगह घरेलू उद्योग योजना की चर्चा चलवा दी। लेकिन इस बदले माहौल में वे अपनी बात कहाँ से और किस से शुरू करें। पांडे जी का संकट शायद समझ गए दास साहब, और उबार भी दिया उन्होंने तुरंत। आरंभिक औपचारिकताओं को पूरा करने का मौका दिए बिना ही उन्होंने माइक संभाल लिया और सीधे श्रोताओं को संबोधित किया। मेरे भाइयों, आज एक बहुत ही खेदजनक मौके पर, एक दुख के मौके पर हूं मैं आप लोगों के बीच। चलने लगा तो लोगों ने सलाह दी कि सुरक्षा का विशेष प्रबंध करके चलूं। बात में कुछ समझा नहीं। अपने भाई बंधों के बीच आकर तो आदमी वैसे ही सुरक्षित रहता है, यह अतिरिक्त सुरक्षा कैसी, क्यों? दास साहब एक क्षण रुके और भीड़ पर एक सरसरी नजर डाली। बताया गया कि आप लोग बहुत नाराज हैं। सुना तो लगा कि तब तो और भी जरूरी है कि अकेले ही जाऊं।
आप लोगों की नाराजगी मुझ पर है तो मुझे ही झेलनी चाहिए और अकेले ही झेलनी चाहिए। दूसरों को इसमें साझेदार बनाना तो दूसरों के साथ अन्याय होगा। कुछ समय पहले आप लोगों ने अपना प्यार और विश्वास दिया था मुझे। मैंने सिर आंखों पर ही लिया था उसे। आज यदि आप अपनी नाराजगी देंगे तो उसे भी सिर आंखों पर ही लूंगा। मेरी गलती पर नाराज होना आपका अधिकार है और उसे झेलना मेरा कर्तव्य। दास साहब चुप और सारा मजमा शांत। हाँ, सामने की ओर बैठे कुछ नौजवानों के बीच थोड़ी सी सुरसुराहट हुई और वहीं डूब गई। मालूम हुआ है कि बिसेसर की मौत को लेकर बड़ा तनाव है आप लोगों में। होता तो मुझे ताज्जुब नहीं होता, पर देख रहा हूं ऐसा कुछ नहीं है। तनाव गांव में नहीं, काली झंडियों पर सवार करा के बाहर से लाया गया है। पर मेरी प्रार्थना है आपसे, मत ओढ़िए इस बाहरी तनाव को। मैं जानता हूं कि बिसु की मौत को लेकर तरह तरह के संदेह उठे हैं आपके मन में। स्वाभाविक भी है, और इसीलिए मैंने डीआईजी को सख्त हिदायत दी थी कि वे खुद सारे बयानों को देखें और खूब गौर से देखें। देखा उन्होंने और उनके हिसाब से बात बहुत साफ है। एक क्षण रुके ता साहब, मानो अगला वाक्य तोल रहे हो। फिर बड़े सहज ढंग से बोले, जितने भी संकेत मिले हैं इस घटना के, सब यही बता रहे हैं कि बिसेसन ने आत्महत्या की है। दास साहब का लहजा रहस्य उद्घाटन की तर्ज का नहीं था, पर भीड़ में इसकी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह की हुई। झूठ है, यह सरासर हत्या है। सामने बैठे नौजवानों में से एक खड़ा होकर चिल्लाया। बाकी लोगों में भी खलबली सी मच गई। सादी वर्दी में पास खड़े पुलिस के कुछ लोग हवा में हाथ भांज भांज कर उन्हें चुप कराने लगे। नहीं नहीं, कोई रोके नहीं, बोलने दो। दास साहब ने माइक के डंडे को हाथ में थाम कर आवाज में बुलंदी और थोड़ी कड़क घोलकर आदेश दिया। बोलने का और खुलकर बोलने का हक है सबको। इसी हक को दिलाने के लिए हमने इतना संघर्ष किया, जेलें काटी। उसे अब हमसे ना छीने। बहुत बड़ा अन्याय होगा यह। फिर उन्हीं नौजवानों को संबोधित करके कहा, आप लोग इस गांव के तो नहीं लगते, फिर भी बोलिए, आपके मन में जो कुछ है खुलकर कहिए। एक क्षण को जरूर सन्नाटा रहा। फिर एक नौजवान ने कहा, बिसेसर को मारा गया है, हत्या हुई है उसकी। प्रमाण है आपके पास? दास साहब ने पूछा तो नौजवान चुप। मुस्कुराए दास साहब, नहीं है ना? खैर, फिर भी मैं कहता हूं, अगर हत्या हुई है तो सामने आएगी बात। असलियत छिप नहीं सकती। और अब तो मैं भी नजरें गड़ाए बैठा हूं। मैंने डीआईजी से कह दिया है कि किसी बड़े अफसर को भेजकर फिर से बयान ले आप लोगों के। भेजेंगे वे किसी को। इस बार आप खुलकर अपनी बात कहिए, प्रमाण जुटाने में मदद कीजिए पुलिस की। अभी कुछ देर पहले ही आया एक नौजवान जो मजमे के किनारे अलग थलग सा ही खड़ा था। एकाएक सामने आया और दास साहब को संबोधित करके जोर से बोला, अरे दास साहब, काहे ये नौटंकी कर रहे हो यहाँ? हरिजनों को जिंदा जला दिया गया है और आपकी सरकार
आपकी पुलिस तमाशा देखती रही और महीने भर से खुद तमाशा कर रही है। हुआ आज तक कुछ? मंच पर बैठे लोगों की गर्दनें आगे को निकल आई। बिंदा आ गया, बिंदा आ गया और निकालो इसे यहाँ से, हरामखोर कहीं का। कि मिली-जुली आवाज़ों ने माहौल में थोड़ी-सी हरारत पैदा कर दी। काली झंडियाँ थामे लोगों ने भी 2-4 नारे हवा में उछाल दिए। पर दास साहब की बुलंद आवाज़ ने सारे शोर को चाक कर दिया। गलत नहीं कहते हो मेरे भाई। आपके मन में जो गुस्सा है बहुत सही है। अन्याय के लिए क्रोध होगा, तभी तो अन्याय मिटेगा। पर बात केवल गुस्सा करने से नहीं बनती, उसके लिए हिम्मत जुटानी पड़ती है। एक आदमी नहीं मिला गांव में गवाही देने या शिनाख्त करने के लिए। कौन देगा गवाही? मरना है किसी को शिनाख्त करके? 4 दिन यहाँ आकर रह लीजिए, पता लग जाएगा कि कैसा आतंक है। दास साहब ने बात बीच में ही तोड़कर अपने जिम्मे कर ली। ठीक कहते हैं आप। केवल गांव की ही नहीं, पूरे देश की यही हालत हो गई थी। आतंक ने गले दबा रखे थे सबके। कोई भी चू नहीं कर सकता था। हम लोग शुरू से यही तो कोशिश करते रहे कि लोग दहशत से मुक्त हों, निडर बने, खुलकर अपनी बात कहें। पर अभी भी जैसे लोगों में डर है, सही बात कहने का साहस नहीं जुटा पाते। क्षणिक विराम। और अब प्रमाण के बिना पुलिस भी करे तो क्या करे? प्रमाण की ऐसी की तैसी, कौन नहीं जानता कि आग किसने लगवाई? आप नहीं जानते? फिर पकड़वाते क्यों नहीं? अभी किसी गरीब का मामला होता तो पीस कर रख दिया जाता बेचारे को। बिंदा की तैश भरी बात से मंच और मजमे दोनों में फिर खलबली मच गई। पर दास साहब इस बार बड़ी सौम्यता और धैर्य से झेल गए वार को। आवाज में लेश मात्र भी आवेश लाए बिना समझाने के लहजे में बोले, नहीं भाई नहीं, यह गरीब अमीर का मामला नहीं, कानून का मामला है। और कानून हाथ में लेने का लालच मत दो। कानून हाथ में लेते ही आदमी बेताज का बादशाह हो जाता है।